नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फिर एक नई जोश, नई उत्साह, नई उमंग, नए फ्लेवर और नए फ्लेवर के साथ मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ। हमारे उत्कर्ष क्लासेस के इंटरव्यू के पूरे के मेंटर और राजस्थान प्रशासनिक सेवा में लंबा अनुभव रखने वाले, राजस्थान प्रशासनिक सेवा में बहुत ही शानदार अनुभव रखने वाले आरपीएस के पूर्व चेयरमैन आदरणीय ललित के पवार सर हमारे बीच में है। सर, सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन है सर। नमस्कार। शुक्रिया सर। आप सभी जो क्वालिफाई कर चुके हैं कैंडिडेट्स और जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो उत्कर्ष के विद्यार्थी हैं और जो नहीं भी हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। सर, सबसे पहला तो ये सर, आरपीएससी ने आरएस 2023 का जो 2168 विद्यार्थियों को जो पास क्वालिफाई किया सर मेंस के एग्जाम के लिए और इंटरव्यू क्वालिफाई हुए हैं सर, उनकी सर डेट आ गई है 21 अप्रैल 2025 से सर आरएस 2023 का इंटरव्यू शुरू होने के लिए जा रहा है। इस क्रम में मैं चाहूंगा कि आदरणीय ललित के पवार सर का संदेश आप विद्यार्थियों के लिए। बहुत ज्यादा समय अब नहीं बचा है। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले तो जो क्वालिफाई कर चुके हैं और जिनको अब कॉल लेटर्स आने शुरू हो जाएंगे, नॉर्मली आरपीएससी 10 से 15 दिन पहले कॉल लेटर भेज देती है। जी सर। तो कॉल लेटर आने अब शुरू हो जाएंगे, तो मेरा उन सबसे पहला तो शुभकामनाएं, आप बहुत बढ़िया तैयारी करके जाएं। दूसरा ये कि आप ये समझ लें कि बस ये मेरी जिंदगी का आखिरी चांस, यानी गिव इट योर बेस्ट। ये नहीं छोड़ेगी इस बार नहीं तो अगली बार देखने के लो। इसी प्रयास में पूरा जी, हर अवसर को ये मान के चलें कि बस ये मेरी जिंदगी का आखिरी अवसर है और इस बार मैं इसको ठोक दूं बस। तो वो जैसे कहते था, ऑल गर्ल्स फायरिंग, उस तरह से अपने इसको करें। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह की तैयारी आप लोगों ने की और यहाँ तक पहुँचे हो, लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया, उसमें सिर्फ 2100 को बुलाया है, 2168 को बुलाया है, तो उसके लिए आपको बधाई। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो आपको कामयाबी अता फरमाए। सर, जो इंटरव्यू दे रहा है, जो नहीं दे रहा है, हर विद्यार्थी के समक्ष कोई ना कोई रुकावट होती है, लेकिन उसको रुकावट नहीं मानना चाहिए, उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तभी तो किसी ने कहा है कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, तो रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तो अपनी जिद पर अड़ तो सही। हमें अपनी जिद पर अड़ना होगा कि हम इसी अटेम्प्ट में किस प्रकार से अपने इस सपने को साकार कर सकते हैं। सर, जनरली एक विद्यार्थी के मन मानस में होता है कि जब मैं वहां जाऊंगा तो बोर्ड में कितने मेंबर्स होते हैं, किस प्रकार का बोर्ड बनता है, ये उसके दिमाग में क्वेश्चंस चलते रहते हैं सर। तो उसका उत्तर आप थोड़ा देंगे सर, तो उनको अच्छा लगेगा सर। जी, जैसा कि दौलत सर ने पूछा है, और अब तक का जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, बोर्ड में सामान्यतः 3 मेंबर्स होते हैं और जो बीच में बैठते हैं वो बोर्ड के चेयरमैन होंगे, और 99% जो आरपीएससी के मेंबर साहिबान हैं। अभी चूंकि चेयरमैन नहीं है तो ऑफिशिएटिंग चेयरमैन है, तो नॉर्मली ऑफिशिएटिंग चेयरमैन कम बैठते हैं और मेंबर्स को नॉमिनेट कर देते हैं। 3 या 4 बोर्ड चलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मेंबर संख्या, और जो मेंबर होता है वो उस बोर्ड को चेयर करता है। 2 एक्सपर्ट्स होते हैं, तो नॉर्मली उसमें से एक आईएएस हो सकता है, एक आईपीएस हो सकता है, एक प्रोफेसर हो सकते हैं, और एक साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट की बात की जाए सर। हाँ, कई बार साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो उस संख्या में फिर वो 4 हो जाते हैं। बिल्कुल सर। तो 3 से 4, बट ज़्यादा संभावना 3 की रहती है, क्योंकि साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी भी अभी नहीं है। और जो आईएएस आईपीएस आते हैं वो इतने सीजनड और वैसे आते हैं, जिसको कह सकते हैं गहन अनुभव वाले, कि सामने तक 3 से काम चल जाता है, और वैसे 4 भी हो सकते हैं। बट एक्सेप्शन 4 का है, यूपीएससी में तो 5 होते हैं। तो ये फर्क है अपने। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सामान्यतः एक इंटरव्यू में कितना समय लेते हैं सर? एक जनरल स्टूडेंट का जो होता है इंटरव्यू, सर उसमें कितना समय लेते हैं सर? काफी कुछ तो निर्भर करेगा कि इंटरव्यू का प्रवाह कैसे रहा। औसत अगर अपन औसत पकड़े हैं तो यूपीएससी का औसत तो लगभग 30 मिनट है, और आरपीएससी का भी लगभग उसके पास है 25 से 30 मिनट का। जी सर, जी सर। कई बार ऐसा होता है कि इतने अच्छे आंसर आप दें, मेंबर्स को भी थोड़ा अच्छा लगे, तो 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। सो बट अगर अपन औसत की बात करें दौलत सर, तो विद्यार्थियों 25 से 35 मिनट का ही ऑप्टिमम एवरेज रहता है। ठीक है सर। सर, यूपीएससी पैटर्न पर आरपीएससी लगातार काम कर रही है। जैसे हमने इस बार के प्री एग्जाम को देखा कि प्री एग्जाम जो हुआ वो काफी कुछ जो है यूपीएससी पैटर्न से मिलता जुलता था। मेंस का पैटर्न भी लगभग वैसा ही आ रहा है। तो सर, क्या इस बार हम ये संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि इस बार यूपीएससी जिस प्रकार से इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछती है, उस पैटर्न पर आरपीएससी जा सकती है? जी हाँ, मैं खुद भी जब चेयरमैन था आरपीएससी का 2015 से 17 तक,
तो सर मैंने भी ये प्रयास किया कि हमारे देश में एक यूपीएससी एक आदर्श मॉडल के रूप में उपलब्ध है, और यूपीएससी को काम करते हुए आज 70 वर्ष हो गए, मगर आज तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। जी सर। और किसी ने सिलेक्शन पे भी अब तक उंगली नहीं उठाई है। जी सर। जी सर। तो मैं खुद भी यूपीएससी गया था, इवन ए चेवन आरपीसी में वहाँ गया, मैंने वहाँ के सिस्टम्स को स्टडी किया और धीरे धीरे यूपीएससी सिस्टम्स को हमने अडॉप्ट किया। और मुझे जान के खुशी हुई कि अभी वर्तमान चेयरमैन साहब और जो आरकेएससी का जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने प्रीलिम्स में काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि इंटरव्यू में भी वो यूपीएससी मॉडल फॉलो करेंगे। बिल्कुल सर। अब यूपीएससी मॉडल, एक बात तो ऑलरेडी वो फॉलो कर रहे हैं, वो ये कि मेंबर इज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। तो यूपीएससी में अभी जैसे 7 मेंबर्स हैं, तो करीब 4 या 5 बोर्ड चलते हैं। अब डिपेंड ये करेगा कि वो किस हद तक एक्सपर्ट्स को मोबिलाइज कर पाते हैं, और पूरी संभावना है कि यूपीएससी के मॉडल को फॉलो किया जाएगा क्वेश्चंस के लिए भी। जैसे कि आपने देखा अभी प्रीलिम्स में इस बार पैटर्न लगभग यूपीएससी से था सर। खान सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा जी सर। कि और आपसे जानना चाहेंगे, आप सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट भी हैं, और उत्कर्ष से मैं तो 3-4 साल से जुड़ा हूँ, आप तो लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। जी सर। जी सर। और उत्कर्ष का एक अपनी एक अलग पहचान है। बिल्कुल सर। और अलग अपन जैसे कह सकते हैं कि प्रो स्टूडेंट की अपनी एक इमेज है बिल्कुल सर। उत्कर्ष संस्थान की। तो इस बार आप क्या नवाचार इस बार करने जा रहे हैं, ताकि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको और आप सफल बना सकें? बहुत ही शानदार खूबसूरत क्वेश्चन सर ने पूछा है कि उत्कर्ष क्या नवाचार कर रहा है। सर, उत्कर्ष इनोवेशंस के लिए जाना जाता है, और इस क्रम में सर मैं बताना चाहूँगा, जैसे ही आरपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ था, तो सर आप पहली बार तो आपके नेतृत्व में पूरा हो रहा है। इसी बार जो है हमने एक नवाचार सर ये किया है कि जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके माध्यम से एक सेशन हमने लगवाया सर। जैसे जनरल क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, उसमें सर आपका था मलिक सर के नेतृत्व में साइकोलॉजिकल क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं और उसका जवाब किस प्रकार से दिया जा सकता है। सिचुएशनल क्वेश्चंस की एक पूरी क्लास लगाई, किस प्रकार से क्वेश्चन वहां आ सकते हैं, उसका भी हुआ सर। हमने एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट की अलग से क्लास लगाई कि इस बार के इकोनॉमिक क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए विवेक मिश्रा सर दिल्ली से आए, उनकी क्लास में लगाई ताकि विद्यार्थियों को ये 5-6 क्लासों के माध्यम से ये पता लग सके। प्रथम नवाचार तो सर ये किया जो मैंने कहा सर कि प्रत्येक एक्सपर्ट और बोर्ड मेंबर्स के माध्यम से उनकी क्लास लगवा के सामूहिक रूप से उन बच्चों से वो चर्चा कराई सर। ये एक अच्छा स्टेप ले लिया सर। नहीं, अच्छी शुरुआत है, और इसके लिए मैं पूरे उत्कर्ष के चेयरमैन साहब को और मैनेजमेंट को बधाई देना चाहूँगा। अच्छी शुरुआत। दूसरा सर, जैसा आरपीएससी इंटरव्यू लेती है उसी प्रकार का एक माहौल क्रिएट किया जाता है। सेम टाइप का हमारा जो इंटरव्यू रूम बना हुआ है वहाँ पर, जैसे सर आपने कहा कि 3 एक्सपर्ट होते हैं, एक साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट होता है, वो पूरी भूमिका हमने बनाई है सर। प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ पर लाए हैं सर। और एक बड़ी बात बताना चाहूंगा सर कि 3 मेंबर के साथ साथ इस बार हमने कोशिश की है कि जो 4था मेंबर हो वो नया युवा सिलेक्टेड जो है आरएस 2021 के विद्यार्थी हमारे बीच में रहे, ताकि वो क्योंकि नई पीढ़ी समझती है कि किस प्रकार के क्वेश्चन और आ सकते हैं, उनका क्रेज भी होता है सर। तो वो हमने प्रयास किया सर। जैसे विजय पाल है सर और रजत है हमारे बीच में है सर, वो लगातार इंटरव्यू सेशंस के बीच में हमारे बीच में आ रहे हैं सर। नहीं, ये बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि जो लेटेस्ट सेलेक्ट होके आए हैं उनकी जानकारी नवीनतम होती है। बिल्कुल सर। और वो जो विद्यार्थी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या जो उत्कर्ष में आएंगे वो एकदम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छा नवाचार किया, इसको और अपन और अच्छा करेंगे सर, मजबूत करें। क्योंकि 21 अप्रैल को सेशन स्टार्ट हो, ये आरपीसी ले रही है, उससे पहले हम कर रहे हैं कि और भी जो दिल्ली से आपके नेतृत्व में सर पूरा एक और सेशन शुरू करने की हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं सर। तो बच्चों को उसको निश्चित फायदा होगा सर। सर, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से होगा कि सामान्यतः एक विद्यार्थी पूछता है कि सर कई बार बोर्ड के अंदर सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि हमने सर सिचुएशनल क्वेश्चन ये पूरी क्लास में रखी थी लास्ट वीक के अंदर, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों के लगातार संदेश आ रहे हैं कि सर हमसे अगर सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जाए तो हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया दौलत सर। मैं अगर अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करूं हमारे विद्यार्थियों से, तो मैंने भी जब यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था 1978 में, तो उस वक्त मुझसे भी सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा गया था। जी सर। जी सर। और ये पूछा गया था, भाई आप जिले के कलेक्टर लगे हुए हैं, आपसे ये पूछा था, मान लीजिए आप एसडीएम लगे हुए हैं, आरएस आप एसडीएम लगते हैं, कलेक्टर लगे हुए हैं और बहुत बड़ा मेला होने वाला है, और उसमें ये आशंका है कि कहीं महामारी है जाए या नहीं फैल जाए इस तरह की, तो आप उसमें क्या स्टेप्स लेंगे? जी सर। जी सर। तो इस तरह के सिचुएशन क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन तो अवश्य। आज पे तो वो हैजा वाला था सर, इस बार महाकुंभ का आयोजन हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं सर। कुंभ का आ सकता है और लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित आ सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मान लीजिए कोई जमीन का विवाद है
या कई बार कब्रिस्तान शमशान का भी कोई विवाद की बात आ सकती या है, सांप्रदायिक दंगे का हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल मंदिर सही। मस्जिद का कोई विवाद लोकल लेवल पे हो सकता है, या कोई रामनवमी का जुलूस या ईद का नमाज और कोई ऐसा मुहर्रम का कुछ भी, हाँ मुहर्रम का जुलूस की, तो प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते वो पूछेंगे कि मान लीजिए इस तरह से पड़े हैं, तो इधर वो एक ग्रुप आमादा कि हम तो जुलूस निकालेंगे, दूसरे के हम निकालेंगे, तो ये कभी कह देंगे ये नहीं होना चाहिए कभी, तो उसमें अपन किस तरह से स्टैंड लेना चाहिए। सिचुएशनल। तो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपका क्या रिएक्शन रहेगा इस तरह के प्रश्न जो मौजूदा हालात हैं उन बिंदुओं पे पूछे जा सकते हैं। और सर एक जो है विद्यार्थी के दिमाग में ये भी आता है कि रोल ऑफ ड्रेस कोड क्या होता है इसके लिए, क्या ड्रेस कोड की भूमिका होती है, ये तो कहाँ तक होती है सर? बिल्कुल, ये बहुत रिलेवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कांसल, और मैं सभी विद्यार्थियों को भी ये कहना चाहूँगा, इंग्लिश में कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बिल्कुल सर। और ये बात हमको हमारी अपन विरासत की तरफ देखें तो अपनी हिंदुस्तान की संस्कृति में भी था कि हर मौके की एक ड्रेस होती थी। बिल्कुल सर, और आज भी होती है सर। आज भी होती। अब आप गांव में जाएं तो देखेंगे अगर कोई सामने कोई बुजुर्ग आ रहे हैं और अगर उन्होंने खाकी रंग का साफा पहन रखा, तो आप मान लीजिए कि घर में कोई गमी हुई। हाँ, अभी देखिए ये ड्रेस कोड से आपने बगैर बात किए पहचान लिए, आप पूछ सकते हैं कि क्या बात होगी सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो आरएस के इंटरव्यू के लिए ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए फंडामेंटली ये डिग्निफाइड और फॉर्मल। जी सर। क्योंकि ये फॉर्मल ओकेजन है, साक्षात्कार एक औपचारिक अवसर है, इसलिए ड्रेस भी औपचारिक होनी चाहिए। तो इसके लिए इंग्लिश में मैं कहूँगा इसको, वी शुड बी अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड, अप्रोप्रिएट फॉर द ओकेजन। बिल्कुल। ओकेजन क्या है? साक्षात्कार। बिल्कुल सर। तो गरिमायुक्त, वेल फिटिंग और एक स्मार्ट आपका अपीयरेंस होना चाहिए, क्योंकि आप फ्यूचर के एसडीएम और सीनियर कलेक्टर तक बनने जा रहे हो, तो इसलिए आपका ड्रेस सेंस मेरे हिसाब से बहुत गरिमायुक्त और वेल फिटिंग और प्लीजिंग टू द आईज होना चाहिए, स्मार्ट। और सर दूसरा ये भी सर, प्री एग्जाम जो था बच्चों सर के अनुसार, वो ज्ञान का एग्जाम था, वो ज्ञान का एग्जाम आपने पास कर लिया सर। मेंस का एग्जाम जो था वो नॉलेज के एनालिसिस का था, वो भी आपने पास कर लिया। और क्योंकि इंटरव्यू का जो रियल नेम है वो व्यक्तित्व का परीक्षण है, पर्सनैलिटी का टेस्ट है, और पर्सनैलिटी के टेस्ट में निश्चित रूप से आपके ड्रेस कोड की भूमिका होती है। इसलिए सर का बिल्कुल सही कहना है कि ड्रेस कोड जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन जो लास्ट इंप्रेशन, उसमें ड्रेस कोड की निश्चित रूप से भूमिका होती ही होती है। जी सर। अब मैं आपसे एक प्रश्न, चूंकि आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं जी सर। जी सर। दौलत सर, तो आप कृपया ये मुझसे साझा कीजिए और हमारे जो कैंडिडेट्स वॉच कर रहे हैं उनके लिए भी, कि मैं बीटेक हूँ, मैं एमबीए हूँ, मैं एमबीबीएस हूँ, और फिर भी मैं आरएस आईएएस बनना चाहता हूँ। तो बोर्ड क्या व्यू लेगा कि भाई मैं तो टेक्निकल सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हूँ, मैं यहाँ एक सामान्य सेवा में या प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहता हूँ? इसको कैसे मैनेज करना चाहिए? सर चाहे वो IIT हो और चाहे सर वो सामान्य MA का हो या BA का हो या टेक्निकल साइड से हो सर, प्रशासनिक सेवा के अंदर जनरली सर जो सिलेबस है वो 80% सिलेबस आर्ट्स का है। और आर्ट्स के सिलेबस को एक टेक्निकल बैकग्राउंड का क्वेश्चन विद्यार्थी जब इसमें आता है तो जनरली सर, क्योंकि उसने बीटेक किया है, उसने एमटेक किया है, तो हमारा व्यू होता है कि उसको अपने एक्सपर्ट साइड में जाना चाहिए। तो बोर्ड ये चाहता है कि यार आप अपने एक्सपर्ट फील्ड को छोड़ करके यहाँ क्यों आना चाह रहे हैं? तो सर ये मानना है कि प्रशासनिक सेवा जो है वो भारत की सबसे आकर्षित सेवा है सर, नंबर 1। नंबर 2, हर विद्यार्थी का, हर व्यक्ति का ये होता है कि मेरा एक सोशल स्टेटस पे हो। वो सोशल स्टेटस जो है वो सबसे बेहतरीन जो है सर कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी का है। तीसरा सर, एक डॉक्टर है तो डॉक्टर उस बीमारी का इलाज कर सकता है, बीमारी किस कारण से हो रही है उसका इलाज नहीं कर सकता। लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी बीमारी के साथ साथ बीमारी किस कारण से हो रही है उसका भी इलाज कर सकता है। तो कई विद्यार्थी सर, कई ऐसे हुए हैं टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग जिन्होंने आकर के प्रशासनिक सेवा में नए नवाचार किए हैं। और सर चूंकि आज AI का जमाना है, डिजिटल का जमाना है, तो टेक्निकल फील्ड के विद्यार्थी आते हैं तो इस प्रशासनिक सेवा को वो और अधिक सरल भी बना सकते हैं, और मैं इसको निश्चित रूप से सरल बनाऊंगा, ये उसका जवाब होना चाहिए सर। ठीक है, ये मेरे से भी पूछा गया था जब मैं यूपीएससी के इंटरव्यू में गया, तो कैंडिडेट्स की जानकारी के लिए मैं उस वक्त ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में साइंटिस्ट था। जी सर। तो मुझे बोर्ड के चेयरमैन ने पूछा कि
आप तो वैज्ञानिक हैं, आप प्रशासनिक में। तो फिर मैंने ये जवाब दिया था कि सब मैं प्रशासन में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाऊंगा और एक सिस्टमेटिक रूप से, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर रहा है, तो हो सकता है कि मैं किसानों की समस्याओं का, उनका पेस्ट कंट्रोल का, फर्टिलाइजेशन का, जो भी बातें हैं अच्छी तरह से कर पाऊँ। और सर नॉलेज जो एक्वायर की गई है उसकी भूमिका रहती है और मल्टीपर्पज़ भूमिका रहती है। सो इसलिए सब्जेक्ट कोई भी रहा हो, बीटेक हो, एमबीबीएस हो, एमबीए हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स और स्किल्स है वो तो निश्चित कॉमन नाम होती है सर। शानदार। आपसे मैं दौलत सर ये भी जानना चाहूँगा कि आप कितने मॉक्स को उत्कर्ष के बैनर पे अलाउ करेंगे? सर जनरली हमने प्रत्येक विद्यार्थी को हमारे इस मॉक प्रोग्राम के लिए 2 इंटरव्यू अलाउ किया सर, जिसमें एक आपका होगा और एक अगर हमारे एक्सपर्ट का जो बोर्ड बनेगा उसके अंदर होगा। जो फर्स्ट फेज में हमने लिया सर, उसमें जैसे आप जिसमें नहीं थे वो सब विद्यार्थी आप वाले बोर्ड में सर आएंगे सर। वो हर विद्यार्थी आपके बोर्ड में आना चाहता है क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है, उसका फायदा उसको मिलेगा। और अगर उसके अंदर भी हमें लगता है कि यार चूंकि सर हमने कैलकुलेशन का एक मेथड बना रखा है, उसमें जो टॉप रहेंगे उसको हम तीसरा मौका भी देंगे ताकि वहां पर किसी प्रकार की गलती ना हो। और सर मॉक का अर्थ भी यही है कि जो गलती विद्यार्थी से वहां होने वाली है वो गलती वो यही कर पकड़े। तो 2 मौके तो हम आम विद्यार्थी को दे रहे हैं सर, और अगर विद्यार्थी की इन 2 मौके में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही तो उसको तीसरा मौका भी दिया जाएगा सर। अब नेक्स्ट प्रश्न ये आता है कि हमने मॉक की तैयारी कर ली, अक्सर कैंडिडेट्स के दिमाग में यही प्रश्न आता है सर कि जो मैंने सब्जेक्ट पढ़े हैं, जी सर, बीए में पढ़े हैं या मैंने एमए में पढ़े हैं, और वो पढ़े तो मैंने 3-4 साल पहले हैं, उसके बाद में मैं तैयारी में लग गया या किसी नौकरी में लग गया, किसी सर्विस में कर रहा हूँ, तो उस सब्जेक्ट की जानकारी मैं कहाँ तक पढ़ के जाऊँ इंटरव्यू के लिए या कैसे, ये अक्सर हमारे कैंडिडेट्स का होना है। इस पर आपका क्या एक्सपर्ट कमेंट? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर। हर बार विद्यार्थी मेरे से पूछता रहता है, आपसे पूछते हैं सर। सर मैं कहना चाहूंगा कि जो सबसे पहले एक विद्यार्थी की सफलता में सर उसके सिलेबस की सबसे बड़ी भूमिका होती है कि एग्जैक्टली आरएस का सिलेबस क्या है सर। अगर हम देखेंगे आरएस का प्री का सिलेबस, तो वहां लिखा हुआ है, पेपर का नाम है सर सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। सर हम मेंस में जाएंगे तो 4 पेपर है, चारों पेपर में लिखा हुआ है जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और सामान्य भाषा विज्ञान। सर वहां पर जब सामान्य भाषा विज्ञान, सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है सर उसमें अपने आप ही बात डिस्क्राइब हो गई है कि एक विद्यार्थी जो इंटरव्यू देने के लिए आता है उससे अपने सब्जेक्ट, चाहे उसका पॉलिटिकल साइंस रहा हो, चाहे उसका टेक्निकल के अंदर सर वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा हो, या फिर उसका हिस्ट्री रहा हो, ज्योग्राफी रहा हो, उस सब्जेक्ट की सामान्य ज्ञान की तो अपेक्षा की जाती है। एक सामान्य नॉलेज उसके पास होना चाहिए कि अगर हिस्ट्री के बारे में इतना क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए, जैसे मान लो किसी क्लास में हिस्ट्री है और हिस्ट्री तो क्वेश्चन पूछ ले भाई इतिहास का वर्तमान में क्या महत्व है, आप इतिहास के किस कालखंड को सबसे अधिक पसंद करते हैं। कई बार सर अगर उन्हीं के बीच में कोई एक्सपर्ट बैठा हुआ है तो जनरल क्वेश्चन पूछ लेगा कि अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सुनीता विलियम्स भारत में आई, ये गुरुत्वाकर्षण क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये सामान्य जानकारी विद्यार्थी को होनी चाहिए। क्योंकि सर अगर वो उसका बैकग्राउंड टेक्निकल है तो जाहिर सी बात है वो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है सर। अगर उसका बैकग्राउंड आर्ट्स वाले सब्जेक्ट है तो ऐसे पूछेगा, अगर बैकग्राउंड उसका कॉमर्स वाला है तो रेसिप्रोकल, ये जो अभी चल रहा है डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद में जो ये टैरिफ वाला, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं या बजट से आ सकते हैं। और सर अगर मान लीजिए पहले उसके पास आर्ट्स रही है, बाद में उसने साइंस ली है, या पहले साइंस थी बाद में उसने आर्ट्स ली है, तो कोई मिक्सचर क्वेश्चन भी आ सकता है जो एक विद्यार्थी को सामान्य नॉलेज होनी चाहिए। तो सामान्य सचेतता तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने वो टेक्निकल बैकग्राउंड का व्यक्ति है उससे पूछा कि ग्रेविटी फोर्स क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, उसका जवाब भी नहीं दे पाए। सर मुझे लगता है कि वो उसका जो ओवरऑल जो जाएगा फीडबैक वो थोड़ा नेगेटिव आएगा सर। इसलिए बोर्ड ये अपेक्षा करता है कि उसको सामान्य चेतना तो होनी चाहिए सर। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि जिस विषय को आपने ग्रेजुएट लेवल पे 3 साल तक पढ़ा और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे 2 साल तक पढ़ा, तो उस विषय में आपको बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए। बाई चांस कोई प्रश्न अगर बोर्ड पूछ ले तो आपको बेसिक नॉलेज होना। सर हमने जो अभी मॉक इंटरव्यूज लिए और पिछले 20 साल का मेरा अनुभव भी बताता है कि विद्यार्थी के पास जो सब्जेक्ट रहे सर, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एमए में रही हो या बीए में रही हो या टेक्निकल बैकग्राउंड का व्यक्ति, 95% स्टूडेंट क्या करते हैं सर, अपने सब्जेक्ट से भागने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि सर इंटरव्यू जो है वो व्यक्तित्व का परीक्षक है,
और व्यक्तित्व परीक्षण में ईमानदारी शब्द की बड़ी भूमिका है सर। वो उसकी ईमानदारी चेक करते हैं कि वो उससे अपने सब्जेक्ट का कितना नॉलेज है, वो अपने सब्जेक्ट का क्या कोई रटन तो नहीं था ये, वो भी कहीं ना कहीं चेक किया जाता है। तो सर मुझे लगता है और आपका अनुभव भी बताता है कि उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में एक सामान्य इन्वेस्ट तो होना चाहिए, उसको भागना नहीं चाहिए। और अगर वहीं पर बोर्ड अटक जाता है 20-25 मिनट तक, उसको उसके सब्जेक्ट पर ही क्वेश्चन पूछता है, तो उसका और बेहतर जा सकता है सर। वो ठीक है। और मैं इसमें सर ये भी जोड़ना चाहूँगा कि प्रिय विद्यार्थियों, जो भी सब्जेक्ट आपने किसी भी लेवल पे पढ़ा हो, चाहे वो 10+2 लेवल पे हो, चाहे ग्रेजुएट लेवल पे हो, चाहे पीजी लेवल पे हो, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसकी रेलेवेंस प्रशासनिक सेवाओं में नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हिस्ट्री का रेलेवेंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, साइंस का है, कॉमर्स का है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है सर वो एक होलिस्टिक सर अभी 2-3 इश्यू ऐसे चले हैं, चाहे वो नेशनल है, इंटरनेशनल है, कि विद्यार्थियों को खुद को आना चाहिए, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे सर अभी लेटेस्ट हमारी संसद में एक बयान दिया गया, विवादास्पद था, राणा सांगा और बाबर के बारे में सर। फिर औरंगजेब चर्चा में रहा सर, धावा मूवी आई, उसमें संभाजी के बारे में काफी चर्चा हुई। तो ये ऐसे इवेंट तो विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से तैयार करने चाहिए और उसमें रेलिवेंट उत्तर होना चाहिए सर, और होमवर्क करके जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर वो चेक कर लेंगे सर, एक पे भाई इतना चर्चा में रहा और ये आपको पता नहीं। बिल्कुल। तो वो तो होने सर। इससे रिलेटेड है कि करंट इश्यूज की क्या भूमिका रहेगी सर? ये मान के चलिए कि हर साक्षात्कार में एक प्रश्न तो करंट अफेयर्स का आएगा ही आएगा। मैं तो मानता हूँ सर शुरुआत ही वहीं से होती है। कई बार शुरुआत जो नॉर्मली जो बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, और चूंकि मैं कई वर्षों तक रहा हूँ, यूपीएससी में भी जाता रहा हूँ, तो वो या तो शुरुआत करेंगे आपके सीवी से, जो आपका बायोडेटा है, जो आपका जिसको क्या डेफ कहते हैं अपना, और या वो शुरुआत करते बैठ कहेंगे भाई आज बड़ा सुबह सी चर्चा में है, आपने न्यूज़ सुनी होगी कि इतना बड़ा भूकंप आ गया, 1800 से ज़्यादा लोग, तो इसका क्या कारण? ट्रेजेडी एक के बाद एक नेचुरल डिजास्टर होते रहते हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कई बार तो शुरुआत ही करंट अफेयर से होती है, और कई बार करंट अफेयर उसमें से निकल के आ जाता है, आपके सब्जेक्ट में से निकल के आ जाएगा। जैसे राणा सांगा की बात आपकी, अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि सर आप तो इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, आपने भी एमए हिस्ट्री में किया, अब बताइए जो इस राणा सांगा के बारे में जो स्टेटमेंट आया है, इस बारे में आपकी क्या राय है, कितना उचित मानते हो? और चूंकि हिस्ट्री की जानकारी को निश्चित जवाब होगा सर उसका। बिल्कुल सर, आपके माध्यम से मैं एक संदेश और देना चाहूंगा कि चूंकि 21 अप्रैल से आरपीएससी का इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं, तो उससे पहले सर हमने 6, 7, 8 आदरणीय ललित के पवार सर के नेतृत्व में हमारा चौथा फेज स्टार्ट हो रहा है 6 अप्रैल से। 6, 7, 8 को आदरणीय सर उपलब्ध रहेंगे और उनके नेतृत्व में ये हमारा 4th फेज स्टार्ट हो रहा है सर। लगभग सर 300 से अधिक विद्यार्थियों का इंटरव्यू अब तक हो चुका है, और बहुत बड़ी संख्या में सर विद्यार्थी, चूंकि अब डेट आने के बाद में और बहुत से रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो सर वो और स्टार्ट होने जा रहा है सर। ये सर एक नवीन सूचना थी और बहुत सारे प्रश्नों पर मैंने चर्चा की। मैं विद्यार्थियों कहना चाहूंगा कि ये मॉक का मतलब यही है कि जो गलती आप वहां करने वाले हैं, वो गलती अगर पहले कर लेंगे या उसका अनुभव ले लेंगे, और जिस प्रकार से साइकोलॉजिकल प्रेशर के अंदर आरपीएससी इंटरव्यू लेती है, उसी प्रेशर को अनुभव करते हुए अगर आप यहाँ पर देते हो, तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों आपको फायदा होगा। मैं आदरणीय ललित के पवार सर से रिक्वेस्ट चाहूंगा कि सर आप एक अंतिम संदेश और दीजिए ताकि हमारे विद्यार्थी मोटिवेट हो सके। सर बिल्कुल 6, 7, 8 को जैसे कि दौलत सर ने बताया, और उसके अलावा भी जब मैं जयपुर में उपलब्ध रहूँगा, तो मेरी प्रायोरिटी हमेशा ये रहती है, जो विद्यार्थी और जो कैंडिडेट्स इतनी कठिन परीक्षा पास करके इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, तो वो सोना तो हैं। अब हम और दौलत सर और जो हमारे उत्कर्ष एक्सपर्ट्स हैं, नेवल जी गहलोत साहब हैं, हम सबका प्रयास क्या है? प्रयास है कि सोने पे सुहागा लगाया जाए। बिल्कुल सर। दूध में कैसे डाला जाए, आटे में नमक डाला जाए, और जैसे अपने कहते हैं कि कैसे उसको निखारा जाए, तो सोने पे ही सुहागा लगेगा। सोना आप है, आपने सिद्ध कर दिया क्वालिफाई करके। बिल्कुल सर। दूध में ही कैसे डाला जाएगा। बिल्कुल। तो वो हमारा काम है। जैसे कहते हैं ना वो पंजाबी में कि जी सिंपल दाल बन गई जी, अब उसमें तुसी तड़का लगा दो। वो तड़का जो है वो उसको एकदम पैलेटेबल और एकदम अट्रैक्टिव बनाता है। गार्निशिंग कहते हैं इसको इंग्लिश में, वैल्यू एडिशन। कि एक रॉ डायमंड को तराश के ऐसा करें कि वो आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस आरपीएससी में दे सकें।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्यारे विद्यार्थियों, 21 अप्रैल 2025 की आरपीएससी की डेट आ चुकी है। इस क्रम में फिर हमारा 4th फेज स्टार्ट हो रहा है 6, 7, 8 अप्रैल को। तो आज ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करा करके अपनी सीट जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, ऑल द बेस्ट, हमारी दुआएं और शुभकामनाएं।